धातु और अधातु नया पाठ अब हम लोग हेडिंग देंगे। एक क्वेश्चन की गारंटी यहां से भी निश्चित है, मेटल और नॉन मेटल से एक क्वेश्चन गारंटेड आना ही आना है केमिस्ट्री में आपका। चलिए तो सबको ही ध्यान देंगे। धातु और अधातु में हम जो बेसिक देने जा रहे हैं, चूंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके परीक्षा में खूब मिजाज अच्छा से प्रश्न बन सके, और इसीलिए सब लोग अपने एनर्जी पूरा हमारे साथ लगाएंगे। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये दोनों बात बढ़िया से समझ लें, प्रश्न की प्रवृत्ति को देखें, तब इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना एकदम आसान हो जाएगा, चटनी हो जाएगा। उसके बाद अम्ल, क्षार और लवण 2 पाठ और पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का क्लास आपका समाप्त हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कल हम प्रयास करेंगे कल केमिस्ट्री का क्लास आपका अंतिम क्लास रहे, और कल आपका केमिस्ट्री पूरा खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, 2 तरह की बात है, एक को कहते हैं भौतिक और दूसरा को कहते हैं रासायनिक। हमें जो बातें परीक्षा में पूछे जाने हैं उन पे ज्यादा फोकस करने हैं, इसलिए हम अपने अनुसार से इसको कन्वर्ट किए हैं, जिसको बढ़िया से आप समझेंगे। भौतिक का मतलब होता है कि संरचना नहीं बदला है, केवल आकार बदला है, तो वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और इसमें फिर से उसी अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। इसमें चूंकि आकार चेंज है, फिर से मूल आकार आ गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि इसमें पदार्थ ही बदल गए, इसमें मिलने वाले पदार्थ के मूल गुण नहीं है, और फिर से रिटर्न बैक हम नहीं कर सके, तो इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कुछ बात को हमें समझनी होगी, जैसे आपको जल्दी से बताना है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, अगर मैं पानी में चीनी को मिला दूं, तो आप बताएं पानी और चीनी को मिला देने से चीनी के आकार में परिवर्तन होगा, लेकिन उसका गुण इसमें उपस्थित होगा। शरबत मीठा लगेगा, और शरबत को गर्म करके फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं, तो इसे मिलाने की क्रिया को हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा तो ऐसी क्रिया नहीं हो सकती। अब बताएं, हम आपको कहें कि इसमें कोई अभिक्रिया है रासायनिक परिवर्तन के लिए, कुछ भी हम एकदम आसान लें, लोहा में जंग लग गया है, लोहा में जंग लग गया है, तो आपको अपने से सोच के बताना है कि लोहा में जंग लग गया, तो हम जंग छोड़ा करके फिर से जैसे लोहा था वैसे बना दें, ये संभव नहीं। ये जंग उसके गुण को कुछ बदल दिया है, यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी अगर पदार्थ के केवल आकार बदले, पदार्थ में बदलाव ना हो, तो भौतिक परिवर्तन, और अगर कोई रिएक्शन कर रहा है तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बताइए, दूध से दही बनना, ये भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? तो आप खुद से सोचें, क्या फिर से दही से दूध बन सकता है? तो नहीं, तो ये रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर हम कहें कि दूध में पानी मिला देना, फिर बताएं वो शुद्ध दूध जैसे था फिर बन सकता है? तो हाँ, जितना पानी मिला है उसको फिर उड़ाइए गर्म कर करके, वो तैयार हो जाए। ये एक भौतिक परिवर्तन हो गया, जबकि दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से ही छोटे एग्जाम में एक क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं। इसके बाद की बात हम करें तो अब मेटल नॉन मेटल में भी हम लोग मुख्य बात चले, उसी प्रकार से इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ये परिवर्तन के बाद हम लोग गुण को समझना हमारे लिए बहुत आसान होगा। बताओ, अगर हम किसी लोहा को तार में खींच देते हैं, बताएं लोहा को तार में बदलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो लोहा ही है, आकार बदला है, पदार्थ नहीं बदला, तो भौतिक परिवर्तन। लोहा का चदरा बनाना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन लोहा को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दें तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग को जो प्रश्न आते, 2 क्वेश्चन पूछे जाते, सीधा वहीं पर हम स्ट्राइक कर रहे हैं। एक गुण को हम लोग पढ़े, आघात वर्धता कहते हैं। आघात वर्धता का मतलब है धातु को पीट के चदरा में बनाना, और दूसरे गुण को हम लोग तन्यता कहते हैं। तन्यता का मतलब तार में बदलना। धातु में आघात वर्धता का गुण होता है, अधातु में नहीं होता। धातु तन्य होते हैं, इससे तार बना सकते, अधातु में तन्यता नहीं होते। ये 2 गुण से हमें सबसे ज्यादा मतलब। अब आपसे पूछा जाएगा, कौन ऐसा धातु है जो आघात वर्ध नहीं? किस धातु को तुम चदरा में नहीं बदल सकते? बिल्कुल सब आप सही सोच रहे हो, पारा।
पारा एक द्रव है और द्रव को तुम चदरा में कैसे बना सकते हो? और पारा को छोड़कर जितने भी धातु हैं वो सभी आघातवर्ध होते हैं। दूसरी बात है तन्यता, धातु को खींच के तार बना सकते हैं। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस धातु की तन्यता सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन मेन ये आएगा, आप लोग को अंदर से खुदेर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तार बनाने की क्रिया तो तन्यता, चदरा बनाने की क्रिया आघातवर्धता। किस धातु में आघातवर्धता का गुण नहीं है? पारा। किस धातु की तन्यता सबसे अधिक होगी? तो आपको ध्यान रखना है सोना। इसीलिए रदरफोर्ड ने भी सोना का ही चदरा लिया था अपने प्रयोग के लिए, जिस पर अल्फा कण का बौछार कराया था, क्योंकि इसकी आघातवर्धता और तन्यता अधिक होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सोना, सेकंड नंबर चांदी, इसकी तन्यता सबसे अधिक होती। अब नेक्स्ट हम लोग चलें, सबसे इंपॉर्टेंट इसके रासायनिक गुण, एक से मेन प्रश्न रहेंगे। अब रासायनिक गुण कई हैं, धातु ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाएगा, क्लोरीन से प्रतिक्रिया कर क्लोराइड बनाएगा, धातु पर अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा कोई अम्ल धातु पर दोगे हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो हमें एक दो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम जहां है हम सीधा उस पर स्ट्राइक करो। आपको दिमाग में सेट करना है, धातु और अधातु ये दोनों ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं और दोनों के द्वारा ऑक्साइड बनते हैं। धातु के भी ऑक्साइड होते हैं, अधातु के भी ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड दोनों के होते हैं। और यहां विशेषता क्या है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये अम्ल क्षार में ज्यादा अच्छा समझोगे, अभी दिमाग में सेट रखना। ऑब्जेक्टिव आएगा, धातु के ऑक्साइड होते हैं तो दिमाग में रखना क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय नेचर के होंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी धातु अगर अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा तो निश्चित हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ये निश्चित है। कोई धातु हम लोग लेके चलते हैं, मान ले जिंक ले ले, कुछ भी ले लो, कोई एसिड से रिएक्शन करा लो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाए, नाइट्रिक अम्ल हो जाए, किसी भी एसिड से अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सभी में अगर हम जिंक दे दें तो ये परमानेंट फिक्स्ड है कि धातु जोड़ अम्ल, तो ये फिक्स्ड है कि हाइड्रोजन गैस सभी में निकलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो दिमाग में रखना कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब बताओ, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2। इसी प्रकार से यहाँ पे ये निकल गया तो ये जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4, ये जिंक नाइट्रेट बनेगा ZnNO3 और इसका होल ट्वाइस। आपको तीनों में हाइड्रोजन निकल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए। तो अभी हम जो लिखाने जा रहे हैं उसको हम लोग सुन लें। सबसे पहले लिखाएंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दो चार उदाहरण, तब चलेंगे धातु के भौतिक गुण में 2 बात, और तब चलेंगे रासायनिक गुण में 2 बात। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन होंगे वो मिश्र धातु से होंगे, अयस्क से होंगे, और तब कुछ इंपॉर्टेंट धातु के उपयोग से होंगे जो एक बार पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से बन जाएगा। तो नीचे धातु व धातु में नीचे लिख दीजिए भौतिक परिवर्तन, लिख के डैश, भौतिक परिवर्तन लिख के डैश लिखिए। जब किसी पदार्थ के संरचना में बिना परिवर्तन हुए, जब किसी पदार्थ के संरचना में बिना परिवर्तन हुए केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है, केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है, केवल उसके आकार में परिवर्तन होता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नीचे लिख दीजिए जैसे, जैसे जैसे वाला मेन इंपॉर्टेंट है, पानी का बर्फ जमना, जैसे पानी का बर्फ जमना, कॉमा देके लिख दीजिए मोम का पिघलना। आप समझ रहे हैं, मोमबत्ती से मोम पिघलेगा भी तो फिर जम जाएगा।
मोम का पिघलना। अगला लिख दीजिए, पानी में चीनी का घुल जाना। पानी में चीनी का घुल जाना इत्यादि। इसी प्रकार का आपको समझ में आ रहा है? कोई भी लोहा टेढ़ा हो गया, कोई भी आकृति केवल बदल रहा है, पदार्थ नहीं बदल रहा है, समझना भौतिक परिवर्तन। और इसमें फिर से इधर जा सकते हैं। नीचे लिख दीजिए, रासायनिक परिवर्तन लिख के डैश। रासायनिक परिवर्तन लिख के डैश लिख दीजिए। जब पदार्थ के अनुसंरचना में परिवर्तन होकर अनुसंरचना में परिवर्तन होकर अनुसंरचना में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें अवयवी पदार्थ के गुण जिसमें अवयवी पदार्थ के गुण उपस्थित नहीं होते हैं, अवयवी पदार्थ के गुण उपस्थित नहीं होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नीचे लिख दीजिए, जैसे जैसे लिखे फर्स्ट नंबर देके, लोहा में जंग लगना। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना। सेकंड, दूध से दही बनना। दूध से दही बनना। अगला, आटा से रोटी बनना। अब रोटी से फिर आटा नहीं आ सकता। चलिए, अब इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए जिससे कंसेप्ट आ जाए। लिखे पहला क्वेश्चन, पहला नंबर लिखे, निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। चॉइस ए, भोजन पचना। भोजन पचना। बी, आटा गूंथना। आटा गूंथना। सी, बर्फ पिघलना। जल्दी जल्दी फटाफट बनाइए। कौन रासायनिक परिवर्तन है? भोजन पचना, आटा गूंथना, बर्फ का पिघलना, सभी। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? भोजन पचना। आटा गूंथेंगे तो आटा का गुण अभी है, अभी रोटी नहीं बना है। बर्फ भी पिघला है तो भौतिक परिवर्तन है। सही आंसर होगा भोजन पचना। भोजन पचना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, लोहा में जंग लगने से
लोहा में जंग लगने से उसका भार, लोहा में जंग लगने से उसका भार चॉइस ए घटता है, चॉइस बी बढ़ता है, चॉइस सी अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। डी इनमें से कोई नहीं। लोहा में जंग लगने से इसका भार घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित होता है। डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी सोच के आंसर बताइए क्या होगा। लोहा में जंग लगेगा तो इसका भार क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं, लोहा में जंग लगने से इसका भार, इसमें सही आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जंग लगेगा तो इसका भार बढ़ता है, इसलिए सही आंसर बढ़ता है। घटता है मारेंगे तो लड्डू नंबर आ जाएगा, बढ़ता है। चलिए नीचे लिख दीजिए, धातु के भौतिक गुण। नीचे लिख दे, धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब भौतिक गुण कई हैं। धातु चमकीला होता है, टन टन आवाज करेगा, उस सबसे हमें बहुत मतलब नहीं है। दो गुण कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आघातवर्धता और तन्यता। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, धातु में आघातवर्धता होता है, धातु में आघातवर्धता होता है, धातु में आघातवर्धता होता है। इस गुण के कारण धातु को, इस गुण के कारण धातु को चदरा में बदला जा सकता है। इस गुण के कारण धातु को चदरा में बदला जा सकता है। चदरा में बदला जा सकता है। नीचे डैश करके लिख दीजिए, पारा एकमात्र धातु है, पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, जो द्रव अवस्था में होता है, जिसके कारण इसमें, जिसके कारण इसमें आघातवर्धता का गुण नहीं होता है, जिसके कारण इसमें आघातवर्धता का गुण नहीं होता है। आघातवर्धता का गुण नहीं होता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश दे, स्टार लगा दे। धातु को खींचकर तार में बदला जा सकता है, धातु को खींचकर तार में बदला जा सकता है। तार में बदला जा सकता है। इस गुण को तन्यता कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं, तन्यता कहते हैं। नीचे डैश करके लिख दीजिए, सोना की तन्यता सबसे अधिक होता है। सोना की तन्यता सबसे अधिक होता है। आघातवर्धता भी अधिक है और तन्यता भी अधिक है। सोना में दिमाग में रखना, सोना को चदरा बनाना, तार बनाना सबसे आसान होता है। उल्टा भी पूछ सकता है, किस धातु से तार बनाना सबसे आसान है, चदरा बनाना सबसे आसान है, तो आंसर सोना को दिमाग में सेट रखना। चलिए नीचे लिख दीजिए, धातु के रासायनिक गुण। भौतिक गुण और भी थे, चमक होता है, पिटने से आवाज होते हैं, लेकिन उन सबसे प्रश्न नहीं रहता। धातु के रासायनिक गुण, और आप समझ गए रासायनिक का मतलब है रिएक्शन वाला। दो चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, धातु ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है, और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये दिमाग में बिल्कुल सेट रखना, दोनों प्रश्न पूछे जाएंगे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, कोई भी धातु
अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है, सिर्फ एक को छोड़कर सोना अम्ल से रिएक्शन नहीं करता। उसमें हम लोग पढ़ेंगे HCl और नाइट्रिक अम्ल को एक खास रेशियो में मिलाएंगे तो अम्ल राज बनेगा। सिर्फ उसी में सोना घुलनशील होता है, बाकी जो भी मेटल है वो हाइड्रोजन गैस तुमको देगा। तो दोनों बात लिख दीजिए। पहला नंबर देखिए, फर्स्ट पॉइंट, धातु ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया कर धातु ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया कर ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्सीजन गैस से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नीचे सेकंड नंबर देके लिख दीजिए स्टार लगा के, धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातु अम्ल से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चलिए, तो ये आप देख लिए पूरे धातु और के मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक गुण, यही मेन धातु का ही आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग मेन क्वेश्चन चले, यहां से प्रश्न ज्यादा उठने की संभावना है। इसको हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। ध्यान दें सब कोई, कैसे क्वेश्चन आएगा। 2-3 प्रश्न हम ऑब्जेक्टिव भी चलेंगे जिससे कंसेप्ट आपको अच्छे आ जाएंगे। दो या दो से अधिक धातु को मिलाएंगे तो इसके द्वारा मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातु मिले होते हैं और आपको इसमें कई इंपॉर्टेंट मिश्र धातु में ध्यान रखना है। पहला मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है कांसा। दूसरा नंबर हम लोग इसमें देख लेंगे कांसा के बाद तांबा। और ध्यान दीजिए, कांसा के बाद हम लोग अगर करें तो सेकंड नंबर हम लोग देख लें कांसा, पीतल। ये सभी किसके मिश्र धातु हैं, इनकी बात मुख्य रूप से चलेगा और तब 2 क्वेश्चन से आपको इसमें कंसेप्ट क्लियर करेंगे। नीचे पहले हेडिंग दीजिए मिश्र धातु। हेडिंग दे मिश्र धातु। नीचे लिख दीजिए, दो या दो से अधिक धातु के मिलाने से दो या दो से अधिक धातु के मिलाने से धातु के मिलाने से मिश्र धातु का निर्माण होता है। मिश्र धातु का निर्माण होता है। नीचे लिख दीजिए प्रमुख मिश्र धातु। प्रमुख मिश्र धातु। पहला नंबर देके लिख दीजिए। जितने मिश्र धातु हैं अभी हम लिखाएंगे भी और सबको सुनाएंगे। 2-3 क्वेश्चन देंगे, बस उससे आपका बन जाएगा। पहला नंबर लिख दीजिए कांसा। 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 कांसा तो सबको याद होगा क्योंकि आपने पढ़ा था कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो आपको याद होगा तांबा। और तांबा में जब टीन को पिघला के मिलाया तो तांबा और टीना से बना आपका कांसा। तो इसमें हम लोग देखें कि सबसे पहले तांबा और टीना, ये दोनों को पिघला के मिला दिया तो बन गया कांसा। और अगर तांबा और जस्ता, ये दोनों को पिघला के मिला दिया तो बन गया पीतल। तो आपको जब बोलेंगे पीतल तो तांबा जस्ता और कांसा तो तांबा टीना। अभी याद भी होगा सबको। पहले नीचे लिख दीजिए पहला नंबर कांसा, तांबा प्लस टीना। पीतल, तांबा प्लस जस्ता। पीतल, तांबा प्लस जस्ता।
नीचे लिख दीजिए जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल। तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल, तांबा प्लस जस्ता प्लस निकेल। अगला नंबर लिख दीजिए स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, निकेल, इतना को मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील तैयार हो जाए। लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, निकेल। चलिए अगला नंबर है स्टील। ये सभी लोग को बता चुके हैं स्टील कैसे बनता है, लोहा में मैग्नीज मिलाने से। मैग्नीज की उपयोगिता में आपको सिखा चुके थे। स्टील लोहा जोड़ मैग्नीज। अगला नंबर लिख दीजिए ड्यूरेलुमीन। ड्यूरेलुमीन आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। इसमें तांबा मिलाते हैं, मैग्नीज भी मिलाते हैं और मैग्नीशियम भी मिलाते हैं। एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम। सोल्डर में ध्यान रखना है सो से सीसा और टीना, इन दोनों को मिलाने से सोल्डर बनता है। सीसा और टीना ये दोनों मिलाएंगे तो सोल्डर बनेगा। चलिए अब सब लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए, अभी हम याद भी करवाएंगे और फिर दूसरी स्थिति इससे 2-3 क्वेश्चन चलेंगे, चूंकि यहां से आपको प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहती है और इसलिए बढ़िया से आप हमारे साथ समझिए। सब लोग का ध्यान बोर्ड पर आ जाए, ध्यान दीजिए ठीक से। तांबा के 3 मेन मिश्र धातु है और तीनों ध्यान रखेंगे कांसा, पीतल और जर्मन सिल्वर। कांसा का मतलब है तांबा जोड़ टीना, तांबा और टीना मिला देंगे तो आपको ध्यान रखना है कांसा बन जाएगा, और तांबा में जस्ता मिला देंगे तो ध्यान रखना है पीतल बन जाएगा। यानी तांबा टीना कांसा और तांबा जस्ता तो पीतल, और इसी में तांबा जस्ता में निकेल मिला दिया जाएगा तो ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। दिमाग में एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा। तांबा टीना कांसा, तांबा जस्ता पीतल और तांबा जस्ता में निकेल मिला देंगे तो बन जाएगा जर्मन सिल्वर। आप जो घर में प्लेट थाली रखते हो उसको स्टेनलेस स्टील कहते हैं। स्टील अलग है, केवल लोहा में मैग्नीज मिलाएंगे तो स्टील बनेगा, लेकिन लोहा में मैग्नीज के साथ साथ क्रोमियम, कार्बन और निकेल मिला दे तो क्रोमियम, कार्बन और निकेल मिलाने से ये स्टेनलेस स्टील बनता है। तो दोनों एक साथ दिमाग में सेट रखना, लोहा जोड़ मैग्नीज तो स्टील, और लोहा मैग्नीज में क्रोमियम, कार्बन और निकेल मिला दे तो स्टेनलेस स्टील बनता है। इसके बाद दिमाग में सेट रखें, जो आप प्रेशर कुकर देखते हो, हवाई जहाज की बॉडी देखते हो, वो ड्यूरेलुमीन का बना होता है। पूछा जाएगा कि हवाई जहाज का ढांचा बनते हैं ड्यूरेलुमीन से, प्रेशर कुकर बनते हैं ड्यूरेलुमीन से, और ड्यूरेलुमीन में आपको ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम सभी होते हैं। तो एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम तो ड्यूरेलुमीन हो गया। और सोल्डर कहते हैं सोल्डिंग करने वाला, और सोल्डिंग करने वाला में आप देखे होंगे सीसा और टीना होता है। ये दोनों के मिश्र धातु हैं जिससे हम लोग सोल्डिंग करते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दो, कांसा का मतलब तांबा और टीना, पीतल का मतलब तांबा और जस्ता, जर्मन सिल्वर का मतलब तांबा जस्ता निकेल जोड़े। जब हम स्टेनलेस स्टील बोलेंगे तो पहले स्टील सोचना, लोहा और मैग्नीज, इसमें सोचना है लोहा मैग्नीज में कार्बन, क्रोमियम और निकेल ये तीनों मिला देना है। और ड्यूरेलुमीन में ध्यान रखना है एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम। और सोल्डर में ध्यान रखना है सीसा और टीना मिलाते हैं। अभी एक बार हम पूरे इधर का हिस्सा गायब कर रहे हैं, आपको इधर के हिस्सा पर एक बार दिमाग लगा देना है कि पूरे याद है कि नहीं। ये इधर वाला देखिए गायब हो गया।
अब अपने से आप ठीक से सोचिए तो आपका दिमाग में आ जाएगा। कांसा, तो आप अभी देखें कि कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर, ये तीनों में एक पार्ट जो होगा वो पार्ट कॉपर सब में, और तांबा के साथ साथ कांसा में टीना मिलाते हैं। अगर पीतल रहेगा तो हम लोग देखें कि इसी कॉपर में जस्ता मिलाते हैं, और जर्मन सिल्वर होगा तो इसी में हम लोग निकेल मिला देते हैं। कॉपर, जस्ता, निकेल, तो जर्मन सिल्वर आपका तैयार हो जाता है। और स्टील और स्टेनलेस स्टील में थोड़ा सा अंतर आपको समझाए। और स्टील में आपको बताया कि लोहा के साथ साथ इस लोहा में मुख्य रूप से हम इसमें, आपको पिछले क्लास में भी सिखाए थे, मैग्नीज मिलाते हैं। और लोहा मैग्नीज तो रहेगा ही, इसके साथ साथ हम लोग देखें कि इसमें क्रोमियम भी मिलाना है, निकेल भी मिलाना है, तब जाकर के स्टेनलेस स्टील तैयार हो। और ड्यूरेलुमिन मुख्य रूप से एल्युमिनियम की मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सब मिलाएंगे तो ड्यूरेलुमिन हो जाएगा। और सोल्डर बताए थे, सोल्डिंग करने वाला है, इसमें सीसा और टीना के मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जितना था वो सबको हम लेते चले आते हैं। अब यहां से आपको प्रश्न कैसे बनेगा उस पर चर्चा करें। 4 प्रश्न आपको देंगे तो इससे पूरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए, लिखे प्रश्न, लिखे। जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, जर्मन सिल्वर में, सिल्वर मीन्स चांदी, जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? चॉइस ए तांबा, चॉइस बी निकेल, चॉइस सी चांदी, और चॉइस डी जस्ता। नाम है जर्मन सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी होता है, तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाए जाते? क्वेश्चन है तांबा, निकेल, चांदी, जस्ता। अब आपको खुद से सोच के बताना है। अब परीक्षा में सभी लड़के सोचते हैं कि भाई सिल्वर है तो सिल्वर तो होगा ही, लेकिन ध्यान रखना है सिल्वर नहीं होता है। तांबा, निकेल और जस्ता, ये तीनों मिलाने से ही जर्मन सिल्वर बन जाते हैं, और इसीलिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी नहीं होता, आंसर चांदी हो जाएगा। एक बार का परीक्षा में यहां तक पूछ दिया कि जर्मन सिल्वर में चांदी कितने प्रतिशत होते हैं। अब चॉइस दिया 60%, बी 40%, सी में दिया आपको 1.03%, और डी में दिया 0%। अब सोचो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ चुका है। अब सिंपल बात है कि भाई जर्मन सिल्वर में जब सिल्वर होता ही नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ आंसर 0% हो। तो आपको दिमाग में ये चीज सेट कर लेना था, पहला क्वेश्चन का आंसर चांदी। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, सेकंड प्रश्न। आप 4 प्रश्न बनाओगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, कंसेप्ट ठीक ठाक हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस स्टील में चमक के लिए, स्टेनलेस स्टील में चमक के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? चमक के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? चमक के लिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? चॉइस ए निकेल, निकेल, चॉइस बी कार्बन, चॉइस सी क्रोमियम, और चॉइस डी मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज। अब बढ़िया से पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा प्रश्न इसमें पूछता है मिश्र धातु से। स्टेनलेस स्टील में चमक के लिए, आप जो घर में थाली प्लेट यूज करते हैं उसमें चमक के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो आपने अभी पढ़ा कि स्टेनलेस स्टील में होता क्या क्या है, लोहा, क्रोमियम, कार्बन, मैग्नीज, निकेल, यानी इसमें सब चीज है। फिर चमक के लिए क्या मिलाते? तो आप 50-50 छाट लोगे, कार्बन काला होता है और मैग्नीज भी काला होता है, बताए थे। मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में
कार्बन के चूर्ण के साथ प्रयोग होते हैं, तो 50-50 ये दो खत्म हो। अब गेस करो, चमक के लिए मिलाएंगे 50-50 में निकेल और क्रोमियम में सही आंसर क्या होगा? क्या सोच रहे हैं? निकेल लग रहा है, तो सही आंसर क्रोमियम होगा। तो आपको दिमाग में सेट रखना है कि स्टेनलेस स्टील में चमक के लिए हम लोग किसको मिलाते? क्रोमियम को। अगला प्रश्न लिखिए, 2 क्वेश्चन और लिखेंगे तो आपका इधर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन लिखें, कांसा, क्वेश्चन लिखिए कांसा कौमा पीतल, पीतल और जर्मन सिल्वर, कांसा, पीतल और जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, तीनों में कौन धातु उपस्थित होते हैं? तीनों में कौन धातु उपस्थित होते हैं? तीनों में कौन धातु उपस्थित होते हैं? चॉइस ए लिख दीजिए जस्ता, बी लिख दीजिए तांबा, सी लिख दीजिए टीन और डी लिख दीजिए निकेल। निकेल। अभी तो आपका चिट्टा सामने है तो टेंशन कम है, परीक्षा में बहुत टेंशन देता है और आपको दिमाग में सेट कर लेना है कांसा, पीतल और जर्मन सिल्वर, ये तीनों में कौन सा पदार्थ तत्व उपस्थित है? तो हम लोग अभी देखे थे तांबा तीनों में है और इसलिए सही आंसर तांबा। एक क्वेश्चन और बस आपका इधर का सेक्शन कंप्लीट, मिश्र धातु, तब अयस्क वाला सेक्शन हम लोग चलेंगे। लिखिए प्रश्न, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन में स्टार लगा दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखिए वायुयान के ढांचा, वायुयान के ढांचा बनाने में किसके मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? किसके मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? चॉइस ए तांबा, चॉइस बी जस्ता, चॉइस सी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और चॉइस डी मैग्नीज, मैग्नीज। किसके मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो आप सभी लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वायुयान के ढांचा बनाना है तो हम लोग ड्यूरेलिमिन का यूज करेंगे और ड्यूरेलिमिन किसका मिश्र धातु होता है? एल्युमिनियम का। इसमें तांबा, मैग्नीज, मैग्नीशियम भी है तो तांबा नहीं मारेंगे, सबसे ज्यादा परसेंटेज एल्युमिनियम का है और इसीलिए यह एल्युमिनियम का मिश्र धातु है और सही आंसर कौन होगा? सी। तो सही आंसर इसका सी हो गया। आप सभी लोग मिश्र धातु का कंसेप्ट अभी सीख गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लोग उसको सीखेंगे। किसी भी धातु के अयस्क की बात करें, धातु के अयस्क, बढ़िया से ध्यान देना, अयस्क से आपके एक प्रश्न रहने की संभावना रहेगी, इसलिए अयस्क पर थोड़ा सा गौर करिए, बढ़िया से समझिएगा तब अयस्क क्लियर होगा। देखिए, जो भी पदार्थ खनन से प्राप्त करते हैं, जिसकी निश्चित बनावट होती है उसको खनिज कहते हैं और जिस खनिज में धातु पाए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। बात ध्यान रखना, जिस खनिज में धातु पाए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। आपसे पूछेगा क्या सभी अयस्क खनिज है? तो हां, सभी अयस्क खनिज, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क है? नहीं, बहुत सारे ऐसे खनिज भी हैं जिसमें धातु नहीं पाए जाते तो अयस्क नहीं हो। अरे आदमी जो बस्ता लेके चलता है, पढ़ता है, उसको विद्यार्थी कहते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन पूछे सभी विद्यार्थी आदमी है? तो हाँ। सभी आदमी विद्यार्थी है? तो ना, बहुत लोग है जो नहीं पढ़ता, बस्ता लेके नहीं चलता, वो विद्यार्थी नहीं है। उसी प्रकार से जिस खनिज में धातु है उसको अयस्क कहते। क्या सभी अयस्क खनिज है? तो यस। क्या सभी खनिज अयस्क है? तो नो। अब हम लोग यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। हम लोगों ने अभी देखा कि अयस्क में धातु पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अयस्क में धातु के साथ साथ कई अशुद्धि भी होते हैं और इन अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं।
अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को गैंग कहते हैं। आप लोग अक्सर सुने होंगे कि भाई गैंग में ही लड़का रहता है, तो गैंग का मतलब अशुद्धि होगी। तो आपको दिमाग में सेट रख लेना है कि अयस्क में धातु के साथ साथ अशुद्धि है, और अशुद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अब यहां पे महत्वपूर्ण चीज हम लोग को दिमाग में सेट करना है, इसमें धातु से अशुद्धि को अलग करने की जो क्रिया है, इसी को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म का मतलब है धातु से अशुद्धि अलग करने की क्रिया, और धातु कर्म के लिए भी कई प्रोसेस है। अब जमीन के अंदर से निकाले हैं तो इसमें दो क्रियाकलाप है, भौतिक कार्य करना और रासायनिक कार्य करना। भौतिक कार्य का मतलब है कि इसमें सीधा सीधा हाथ से चुनकर, अब बताओ जमीन में से निकला है, बहुत सारे बड़े बड़े आंख से दिखाई दे रहे हैं, अशुद्धि है, तो उसको हाथ से चुनकर आसानी से अलग कर सकते हो। दूसरा नंबर ऐसा हो सकता है कि जो छोटे अशुद्धि है, जल में घुलनशील है, तो उसको हम लोग जल में घुलनशील है तो वहां से हटा के सीधा सीधा कर सकते हैं, और इसके लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि, अब बताओ अशुद्धि है उसको महीन पीस दीजिए, धातु भी पीस दीजिए, और फिर पानी में पूरे पाइन का तेल देते हुए पूरे झाग फेन उत्पन्न करें, तो अशुद्धि झाग के साथ चला आएगा, उसको छाट के अलग कर दीजिए, इससे भी शुद्ध हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग हम लोग ज्यादातर सल्फाइड अयस्क के लिए करते हैं। ये बात फिर से सुनिए, जिस फार्मूला में सल्फाइड होगा उसमें फेन उत्प्लावन करेंगे, सब में नहीं करना। अब तुम्हें कहेंगे मान लो फार्मूला Fe2O3, क्या इसके लिए फेन उत्प्लावन करेंगे? नहीं, सल्फाइड नहीं है। लेकिन कॉपर पायराइड फार्मूला लिखे CuFeS2, तो जैसे ही हम फार्मूला लिखेंगे CuFeS2, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो इस सल्फाइड अयस्क है, और अगर इस सल्फाइड अयस्क होगा तो फेन उत्प्लावन विधि से इसका हम सांद्रण करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चले, फेन उत्प्लावन विधि के बाद अगला हम लोग चले तो इसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि का मतलब है कि यह भी एक भौतिक चेंज है। अगर पदार्थ में चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है, तांबा का अयस्क है और लोहा मिला हुआ है, तो एक पहिया हम चुंबक का ले, दूसरा पहिया हम लोग लकड़ी किसी का ले लेते हैं, और इस पर एक बेल्ट लगा, मान लो सपोज इसके ऊपर हम एक बेल्ट लगा दिए, तो अगर इसके ऊपर हम एक बेल्ट लगा दिए तो आप कल्पना करके बता सकते हो कि हम इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दिए, ये चुंबक है और ये लकड़ी है, और इसको हम घुमा रहे हैं। बताएं यहां से हमने अपने मटेरियल का चूर्ण यहां पे गिराया, बताओ जैसे जैसे चलेगा तो मुझे दो ढेर प्राप्त होंगे। आपको कभी कभी फिगर दे देगा ए और बी, कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ का ढेर है, ए की बी। कई लड़के ए सोच रहे हैं तो उनको लड्डू नंबर आएगा। जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबक में सट के आगे बढ़ेगा और आगे जाके गिरेगा। जो चुंबकीय नहीं है, तांबा है या अचुंबकीय पदार्थ है, वो वहीं पे तुरंत गिर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय पदार्थ वाला आगे होता है, अचुंबकीय पदार्थ वाला यहाँ पे पहले होगा, और चुंबकीय पदार्थ वाला इधर होगा। तो इस चित्र में कभी कभी देख के आपसे पूछ सकता है, ये सभी को हम लोग कहते हैं ये भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक विधि से भी उसको हम लोग शुद्ध करते हैं, जिसमें हम लोग भर्जन, तापन, निस्तापन, कई क्रियाकलाप देखेंगे, और वहां से एक कंसेप्ट आएगा। आप लोगों के लिए चूंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार पूरे कंसेप्ट डाला जाए, इसलिए पूरा हम बता दिए। मुख्य रूप से क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी भी धातु का प्रमुख अयस्क का नाम। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? पारा के अयस्क का नाम क्या है? सोना के अयस्क का नाम क्या है? चांदी के अयस्क का नाम क्या है? ये सभी हम लोग प्रमुख अयस्क एक साथ अभी पढ़े। तो पहले नीचे डैश दें, और इंपॉर्टेंट बात हम लोग लिखने के पहले याद करते चलें। सुन लीजिए पहले बढ़िया से, आपको याद हो जाएगा तब कॉपी में हम वर्क करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट आपको जो अभी लिखाएंगे उसको सुने। जिस खनिज में धातु पाए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अगला इंपॉर्टेंट लाइन, अयस्क में धातु के साथ साथ जो अशुद्धि पाए जाते हैं, इस अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ये गैंग है। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन, धातु से अशुद्धि को अलग करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म के लिए हम लोग देखे भौतिक विधि, हाथ से चुनकर, फेन उत्प्लावन, चुंबकीय पृथक्करण। यहां तक की बात लिखने के बाद तब
रासायनिक क्रिया धातु कर्म के लिए हम लोग देखेंगे। तो नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश देके लिख दीजिए, जिस खनिज में धातु पाए जाते हैं, जिस खनिज में धातु पाए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। जिस खनिज में धातु पाए जाते हैं उसे अयस्क कहते हैं। नीचे डैश देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए, अयस्क में धातु के साथ जो अशुद्धि पाए जाते हैं, अयस्क में धातु के साथ जो अशुद्धि पाए जाते हैं उसे गैंग कहते हैं। अयस्क में धातु के साथ जो अशुद्धि पाए जाते हैं उसे गैंग कहते हैं, उसे गैंग कहते हैं। और नीचे डैश देके लिख दीजिए, धातु से अशुद्धि अलग करने की क्रिया को, धातु से अशुद्धि अलग करने की क्रिया को अशुद्धि अलग करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। नीचे लिख दीजिए, धातु कर्म के लिए भौतिक विधि, धातु कर्म के लिए भौतिक विधि, भौतिक विधि। पहला नंबर, बड़े बड़े अशुद्धि को, बड़े बड़े अशुद्धि को हाथ से चुनकर अलग करते हैं। बड़े बड़े अशुद्धि को हाथ से चुनकर अलग करते हैं। हाथ से चुनकर अलग करते हैं। दूसरा नंबर लिख दीजिए, सेकेंड, दूसरा, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए, सांद्रण में शुद्धि हो गई, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं। फिर से समझिए, फेन उत्प्लावन का मतलब आपको ध्यान रखना है कि फेन उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्क का प्रयोग करेंगे जिसमें सल्फर होगा, जैसे कॉपर पायराइड CuFeS2, इसमें सल्फाइड अयस्क है, सल्फर है। तो जब इसका सांद्रण करेंगे तो हम फेन उत्प्लावन विधि से जरूर पहला प्रयोग भौतिक कर लेंगे, तब रासायनिक की ओर चलेंगे। तीसरा नंबर लिख दीजिए, तीसरा, अयस्क में चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए, अयस्क में चुंबकीय पदार्थ को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं।
चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें एक छोटा सा फिगर आप बना लेंगे, डबल बेल्ट हो जाएगा, दो चक्का, ये चक्का तुम्हारा चुंबक है, ये चुंबक नहीं है, और इसी के ऊपर हम लोग अयस्क को गिरा रहे हैं। दो ढेर बनेगा, एक ढेर आगे और एक ढेर बाद में। इसी से आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ढेर आगे गिरा है वो ढेर चुंबकीय नहीं है, जो बाद में गिरा है ये चुंबकीय पदार्थ है। चूंकि जो चुंबकीय पदार्थ होगा वो चुंबक के साथ सट करके आगे की ओर चला जाएगा तब गिरेगा, जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा वो सीधा सीधा गिर जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलें, ये आपके हो गए धातु कर्म के लिए भौतिक क्रियाकलाप आपने देखा। अब हम लोग चलेंगे धातु कर्म के लिए रासायनिक क्रिया। तो नीचे लिख दीजिए, धातु कर्म के लिए रासायनिक क्रिया। 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 चलिए खूब ध्यान हमारे साथ दे। रासायनिक क्रियाकलाप में आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से, अब दो क्रियाकलाप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे तीसरा भी आपसे मुख्य रूप से काम कहीं कहीं यूज होते हैं। पहला नंबर का नाम है निस्तापन, निस्तापन, और दूसरा नंबर का नाम है भर्जन, या इसी को हम लोग कहते हैं जारन। भर्जन या जारन एक है निस्तापन, और तीसरा नंबर है विद्युत विच्छेदन। देखो क्वेश्चन कहां से बनते हैं, कितना घूमता है, उस पर हम मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक से जरा ध्यान देना। ये सब टॉपिक जनरली प्रायः बच्चों का बहुत कमजोर होता है, हम इसीलिए खूब डिटेल इस पार्ट को कर दे रहे हैं कि पूरे आराम से जहां जरूरत है उस पर पूरा स्ट्राइक किया जा रहा है। हम लोगों ने देखा कि जमीन के अंदर से कोई पदार्थ निकला तो खनिज, जिस खनिज में धातु होगा वो अयस्क है, और अयस्क में धातु केवल नहीं होगा, साथ में अशुद्धि होगी, और अशुद्धि अलग करने के लिए हमारे पास दो क्रिया है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्रिया में हमने देखा कि बड़ी बड़ी अशुद्धि हाथ से चुन ली, फिर हम लोगों ने देखा फेन उत्प्लावन से अलग कर ली, फिर देखा चुंबकीय पदार्थ है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग कर ली। अब रासायनिक में हम लोग मुख्य रूप से कई क्रियाकलाप करते हैं। एक का नाम है निस्तापन, ये है हवा या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म कर। हवा नहीं रहना चाहिए, और बिना हवा के अगर बहुत तेज गर्म करेंगे तो इसको हम लोग निस्तापन कहते हैं। अगर हवा के साथ अगर गर्म करेंगे तो ये भर्जन या जारन है, इसमें ऑक्साइड से बदल जाएगा। अगर साथ में कार्बन भी दे दिए तो इसको चौथा विधि अवकरण कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ोगे, अवकृत मैंने कर लिया। और अगला नंबर ए इंपॉर्टेंट है, यहां से कंपटीशन में प्रायः अच्छे कंपटीशन में निश्चित क्वेश्चन रहते हैं, विद्युत विच्छेदन। विद्युत के द्वारा हम लोग इसमें इसके सॉल्यूशन में घोल में एक पे प्लस और एक पे माइनस दो सिस्टम देते हैं। प्लस को हम लोग ध्यान रखेंगे एनोड कहते हैं, और माइनस को कैथोड कहते हैं। जब हम माइनस देंगे तो आपको ध्यान रखना है कैथोड, और प्लस देंगे तो एनोड। अब मान लो कि हमारे पास एक घोल है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और हम विद्युत विच्छेदन से चाहते हैं अलग हो। तो आप समझ रहे हो, कॉपर पर प्लस प्लस और SO4 पर माइनस माइनस, तो बताइए ये कॉपर कहां जमा होगा? तो अगर इस पर प्लस है तो ये हमेशा माइनस पर जमा होगा, और इसीलिए माइनस के पार्ट पर ही शुद्ध तांबा प्राप्त होते हैं। अगर हमारे पास अशुद्ध तांबा होगा तो प्लस से जोड़ेंगे, शुद्ध तांबा होगा तो माइनस से जोड़ेंगे, इस पर शुद्ध तांबा प्राप्त होते चला जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कॉपर के निष्कर्षण में शुद्ध तांबा का क्षण होता है कैथोड की एनोड, तो दिमाग में सेट रखना कि शुद्ध रहेगा तो वो कैथोड होगा, क्योंकि कॉपर पर प्लस है, वो माइनस पर जाके जमा होगा, और अशुद्ध होगा तो ये अपना घुलते जाएगा कॉपर सल्फेट में, टूटते जाएगा और इस पर जमा होते चला जाएगा।
तो ये चीज आपका विद्युत विच्छेदन में एक अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, जिसको हम लोग देख लिए। तो रासायनिक क्रियाकलाप में 3 विधि हम लोग देखे। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करें या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करें, निस्तापन। वायु या ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करें, भर्जन या जारन। और विद्युत विच्छेदन में हम लोग देख लिए कि अशुद्ध तांबा एनोड और शुद्ध तांबा कैथोड। कैथोड का मतलब माइनस और एनोड का मतलब प्लस। तो जल्दी से नीचे लिख दीजिए, नीचे लिख दें। पहला नंबर देके निस्तापन। निस्तापन डैश देके लिख दीजिए। अयस्क को वायु या ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करना, अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अनुपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। अगला नंबर लिख दीजिए, भर्जन या जारन। भर्जन या जारन डैश करके लिख दीजिए। अयस्क को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना, वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना उपस्थिति में गर्म करना भर्जन या जारन कहलाता है। भर्जन या जारन कहलाता है। नीचे लिख दीजिए, विद्युत विच्छेदन। विद्युत विच्छेदन डैश देके लिख दीजिए। विद्युत विच्छेदन के लिए, विद्युत विच्छेदन के लिए से कर दीजिए के लिए को। विद्युत विच्छेदन से तांबा का शुद्धिकरण करते हैं। विद्युत विच्छेदन से तांबा का शुद्धिकरण करते हैं। तांबा का शुद्धिकरण करते हैं। इसके लिए अशुद्ध तांबे को, इसके लिए अशुद्ध तांबे को, अशुद्ध तांबे को एनोड, एनोड ब्रैकेट में प्लस, एनोड ब्रैकेट में प्लस से, और शुद्ध तांबे को, और शुद्ध तांबे को कैथोड, कैथोड ब्रैकेट में माइनस से जोड़ते हैं। कैथोड ब्रैकेट में माइनस से जोड़ते हैं। कैथोड ब्रैकेट में माइनस से जोड़ते हैं। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए, धातु के प्रमुख अयस्क। धातु के प्रमुख अयस्क, धातु के प्रमुख अयस्क। चलिए नीचे लिख दीजिए, पहला नंबर लोहा के अयस्क। लोहा के अयस्क सब लोग जानते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। आयरन पायराइट
जो प्रश्न बनेगा हम उसको भी साथ साथ करेंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। लोहा के अयस्क से दिमाग में आपको बैठा लेना है, इंडिया में लोहा सबसे ज्यादा निकाला जाता है हेमेटाइट के द्वारा। तो एक तो ऑब्जेक्टिव आया कि भारत में लोहा का मुख्य रूप से उत्पादन किस अयस्क से होता है, तो आंसर हो गया हेमेटाइट। दूसरा नंबर ध्यान रखना है आयरन पाइराइट को, इसी को झूठा सोना कहते हैं कि देखने में एकदम सोना जैसा है, सोना इसके बाद निकालने से होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि झूठा सोना किसको कहते, तो आयरन पाइराइट को, सोना जैसा है, सोना नहीं, ये आयरन का लोहा का अयस्क होता है, तो ये झूठा सोना और इस सबसे ज्यादा निष्कर्षण। नीचे डैश देके दोनों बात लिख देंगे, लोहा कंप्लीट हो जाएगा। नीचे डैश देके लिखे भारत में सबसे अधिक लोहा का निष्कर्षण, भारत में सबसे अधिक लोहा का निष्कर्षण, भारत में सबसे अधिक लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। सबसे अधिक लोहा का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से होता है। और नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए आयरन पाइराइट को झूठा सोना कहते हैं। आयरन पाइराइट को झूठा सोना कहते हैं। यहां झूठा सोना अंडरलाइन रखेंगे और आयरन पाइराइट अंडरलाइन रखेंगे। आयरन पाइराइट को झूठा सोना कहते हैं। नीचे लिख दीजिए हेडिंग एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क सभी लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम के सबसे मेन अयस्क कौन है, बॉक्साइट। तो नीचे लिख दीजिए बॉक्साइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, एक और लिख दीजिए कोरंडम। आपको एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ कोरंडम किसका अयस्क है, तो आंसर एल्यूमिनियम। बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। चलिए जल्दी से आप सेट करके बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का और कोरंडम एल्युमिनियम का। दूसरा क्वेश्चन आएगा बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट है एल्युमिनियम का अयस्क, इन सभी का मात्रा भारत में कम है। तो नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए भारत में एल्युमिनियम की प्राप्ति, भारत में एल्युमिनियम की प्राप्ति मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क द्वारा होता है। भारत में एल्युमिनियम की प्राप्ति मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क द्वारा होता है। मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क द्वारा होता है। बॉक्साइट अयस्क द्वारा होता है। तो अब आप देखें दो महत्वपूर्ण लोहा भी एल्युमिनियम भी, तांबा को देख लें, कॉपर पाइराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस। नीचे लिख दीजिए तांबा के प्रमुख अयस्क, तांबा के प्रमुख अयस्क, तांबा के प्रमुख अयस्क। नीचे लिख दीजिए कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, नीचे क्यूप्राइट, क्यूप्राइट और कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस। चलिए अब हम लोग मुख्य रूप से चलें एक एक कर करके। नीचे लिख दीजिए तांबा के बाद अब इंपॉर्टेंट हम लोग चलते हैं जस्ता के प्रमुख अयस्क, जस्ता के प्रमुख अयस्क, जस्ता के प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन।
कैलेमाइन 2-3 बार पूछ चुका है, आपसे क्वेश्चन देगा कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो आप आंसर करोगे जस्ता। कैलेमाइन को इसमें अंडरलाइन रखना, जिंक ब्लेंड और कैलेमाइन। जस्ता के बाद लिख दीजिए शीशा। सीसा के प्रमुख अयस्क, ये कई बार पूछ चुका है। सीसा में आपको ध्यान रखना है गैलेना, ये अंडरलाइन कर देना, कई बार पूछा है। सीसा के प्रमुख अयस्क गैलेना, गैलेना। सीसा के बाद हम लोग चलें चांदी के प्रमुख अयस्क, चांदी के प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइट, और इससे भी ज्यादा ये ज्यादा पूछता है हॉर्न सिल्वर। चांदी के प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर। चांदी के प्रमुख अयस्क अर्जेंटाइट और हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। नीचे इसमें डबल स्टार लगा दो। सोना के प्रमुख अयस्क, सोना के प्रमुख अयस्क कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट इस सोना के प्रमुख अयस्क हैं। कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट, कैल्वेनाइट सिल्वेनाइट। चलिए प्रमुख तो निकल गया, 2-3 और लिख दीजिए। पारा का, जैसे सीने बार, कई बार पारा का पूछा है, सीने बार HGS जिसको कहते, नीचे लिख दीजिए पारा के प्रमुख अयस्क, पारा के प्रमुख अयस्क सिनेबार, सिनेबार। नीचे यूरेनियम के प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेंड, पिंच ब्लेंड। नीचे लिख दीजिए थोरियम के प्रमुख अयस्क, थोरियम के प्रमुख अयस्क मोनोजाइट, थोरियम के प्रमुख अयस्क मोनोजाइट। तो ये आपका पूरे अभी हम लोग देखे जितने भी थे वो सभी सिस्टम को अब एक बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ये पूरे सिस्टम को आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए। जो जो महत्वपूर्ण है एक बार हम पढ़ देंगे, आपको लगभग लगभग याद हो जाएगा। केवल ठीक से मन से सुनिए, केवल बढ़िया से ध्यान दीजिए। हम लोगों ने देखा कि धातु मुक्त अवस्था में कम होते हैं। सिर्फ सोना ही आपको मिलेगा जो मुक्त अवस्था में भी होते हैं और संयुक्त अवस्था में भी होते हैं। कई बार पूछेगा कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तो सोना जल्दी रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए वो मुक्त अवस्था में भी होते हैं, और सोना के अयस्क हैं संयुक्त अवस्था में भी होते हैं। तो अभी हम आएंगे उस बात पे चर्चा भी करेंगे, उसको लिखाएंगे भी। पहले हम लोग सुन ले लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। फिर से दिमाग में बैठाइए, एकदम ये सब क्लास में याद होना चाहिए। एक सीढ़ी जब चढ़ जाओगे तो सेकंड सीढ़ी में सबका फार्मूला लिख के याद करना है। अभी तो हम चाह के जान के नहीं लिखे कि एक ही बार में फार्मूला और सब लिखेंगे तो तुम लोग ये भी छोड़ देंगे। और इसीलिए पहला चरण में आपको दे दिए कि सबका नाम एकदम ठीक कर लीजिए। एक चरण और चलेगा तो सबका फार्मूला ठीक कर लीजिए। बस क्वेश्चन कहां जाएगा, अवश्य आएगा। इस बार दरोगा का भी एग्जाम हुआ है तो अयस्क से देख रहे थे, क्वेश्चन दिया है। ग्रेजुएशन लेवल में तो समझो लगभग आउट ही होता है। अब बाकी ग्रुप डी वाला तो छोड़ेगा नहीं, तो यही सब खोजते रहता है। तो आपको केमिस्ट्री एक ही बार में हम दोनों कर दे रहे हैं कि 2 in 1 हो जाए, दोनों तरफ एकदम तैयार हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिए, लोहा का अयस्क हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट। आयरन पायराइट को झूठा सोना कहते हैं, दिमाग में सेट रखना। एल्युमिनियम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम। तांबा, कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस। ये कम पूछता है, क्योंकि सब में कॉपर और क्यू लगा हुआ है तो लोग गेस कर ले। जिसमें नहीं लगा वो पूछेगा कोरंडम किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम। जस्ता का है जिंक ब्लेंड, ये कम पूछता है। कैलेमाइन इसलिए अंडरलाइन किए हैं, ज्यादा पूछता है। पूछेगा तुमसे कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो आंसर जस्ता। सीसा की प्राप्ति मुख्य रूप से गैलेना से होती है।
चांदी की प्राप्ति मुख्य रूप से हॉर्न सिल्वर से होता है। अभी हमने बताया कि सोना दोनों स्थिति में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में भी और संयुक्त अवस्था में भी। और संयुक्त में ही दो फॉर्म में पाए जाते हैं, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। तो आपको दिमाग में सेट रखना है, कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट इस सोना के प्रमुख अयस्क है। उल्टा पूछेगा, कैल्वेनाइट किसका अयस्क है, तो आंसर सोना। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेंड और थोरियम का प्रमुख अयस्क मोनोजाइट। पूछा जाएगा मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम। अब ये अयस्क के बाद सेकेंड फेज अब आपके आ रहे हैं, अब लगभग इलेशन लास्ट पे। कुछ प्रमुख धातु और कुछ प्रमुख अधातु, उससे भी क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो आपके प्रमुख धातु की बात करें, धातु में मुख्य रूप से आपके हो गए सोना, धातु में मुख्य रूप से हो गया चांदी। ये सभी से आपके प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं, जिसपे अभी आप लोग कई चर्चा करेंगे और जो जो प्रश्न बनेंगे हम सभी डिटेल चल रहे हैं। तो आप पहले हेडिंग दे दीजिए नीचे, प्रमुख धातु, हेडिंग दे दे प्रमुख धातु और नीचे लिख दीजिए सोना, प्रमुख धातु और नीचे लिख दीजिए सोना। सोना, प्रमुख धातु सोना। चलिए सब लोग पूरे ध्यान से हमारे साथ समझने का प्रयास करिए। पहले हम लोग देखेंगे दो तीन क्वेश्चन सोना से खास पूछे जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन उठते हैं मैं पूरे जनरल कंपटीशन के रेंज में ही कर रहा हूं कि जितने प्रश्न उठते हैं उस सब एक बार सुन लो। एक बार सुने रहोगे परमानेंट हो जाएगा। पहला नंबर हम लोगों ने देखा कि सोना मुक्त अवस्था में भी पाया जाता और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता। मुक्त क्यों पाया जाता, क्योंकि सोना जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, धातु में ही बहुत निष्क्रिय है। दूसरी बात हम लोग इंपॉर्टेंट, यानी देखो घर में सोना का जेवर है, चांदी का जेवर है, तो चांदी वाला गहना जल्दी खराब होगा। खराब क्या मतलब, उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड यानी चीजों का एक लेयर जम जाएगा। सोना वाला उतना जल्दी लेयर नहीं जमेगा, वो बहुत दिन तक टिकाऊ रहेगा। तो ये मुक्त अवस्था में और संयुक्त अवस्था में दोनों में पाए जाते हैं। मुक्त वाला इंपॉर्टेंट है, धातु जनरली मुक्त में जल्दी नहीं मिलते। दूसरा नंबर इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सोना जो होते हैं ओरिजिनल जो प्रकृति से मिलता है, उसकी शुद्धता कितना शुद्ध है, ये शुद्धता को हम लोग नापते हैं कैरेट से। आपको पूछा जाएगा हीरा की शुद्धता, सोना की शुद्धता, तो ये कैरेट में माप होता है। और आपको यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 24 कैरेट कहा जाए, 24 कैरेट, तो समझिए कि एकदम शुद्ध सोना है, इसमें कोई चीज मिला हुआ नहीं। लेकिन 24 कैरेट जो गोल्ड होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। 24 कैरेट गोल्ड जो होंगे उससे गहना जेवर हम नहीं बना सकते, काम के नहीं हो सकते, और इसीलिए इसमें हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं। अब अशुद्धि के रूप में तांबा वगैरह ऐड करेंगे तो ये 24 से 22 कैरेट, 23 कैरेट, 21 कैरेट, जितना हम लोग कैरेट नीचे करेंगे उतना कठोर होते चला जाएगा। यानी कैरेट में डाउन करेंगे तो सोना कठोर होगा, कैरेट में 24 तक जाएंगे तो उतना एकदम मुलायम हो जाएगा। और कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा एक कैरेट बराबर, तो ध्यान रखना है कि 0.2 ग्राम होता है। कभी कभी आपसे भी पूछा जाएगा एक कैरेट में कितने ग्राम, तो ध्यान रखना है एक कैरेट बराबर 0.2 ग्राम होते हैं। आपको उल्टा अगर 5 से गुना कर दीजिए तो 5 कैरेट में 1 ग्राम होते हैं। ये भी बात दिमाग में सेट रखना, कई बार 1 कैरेट लड़का याद रखता है और यहां पूछ देता है उल्टा 1 ग्राम सोना कितने कैरेट, तो ध्यान रखना है 5 कैरेट, 1 कैरेट में तो 0.2 ग्राम हो। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का लाइन है, सोना अम्ल में नहीं घुलता, इसको अम्ल राज में घुलाया जा सकता है। और अम्ल राज दो एसिड के मिलने से बनते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये दोनों का विलयन अगर रहेगा तब अम्ल राज होगा जिसमें सोना घुल सकता है, अकेले किसी एसिड में ही नहीं घुलता। तो देखिए सोना से इतने प्रश्न आपके बन पा रहे हैं, एक बार फिर से सुनना है। धातु में सोना कम क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण ही मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। 24 कैरेट शुद्ध सोना है जो मुलायम होता है, और इसको अशुद्धि मिला करके हम लोग तब कठोर बनाते हैं। 1 कैरेट में 0.2 ग्राम है और 5 कैरेट का मतलब होता है 1 ग्राम। और सोना को अम्ल राज में घुलाया जा सकता है, और अम्ल राज 3:1 का HCl और नाइट्रिक एसिड का एक मिश्रण है
जिसको अम्लराज कहते हैं। अकेले किसी में यह नहीं घुलता। तो अब जल्दी से इस चीज को हम लोग पहले नोट कर लें और फिर एक बार हम लोग समझेंगे। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए सोना हेडिंग था और नीचे डैश देके लिखिए धातु में सोना, धातु में सोना बहुत कम क्रियाशील होता है, धातु में सोना बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील होता है, जिसके कारण, जिसके कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नीचे डैश करके लिख दीजिए सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। सोना मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। नीचे लिखिए सोना और हीरा की शुद्धता को, सोना और हीरा की शुद्धता को, सोना और हीरा की शुद्धता को कैरेट में मापते हैं। कैरेट में मापते हैं। नीचे डैश करके लिख दीजिए स्टार लगा के सबसे शुद्ध सोना, सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है। सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, जो बहुत मुलायम होता है, जो बहुत मुलायम होता है। इसका प्रयोग आभूषण में नहीं किया जा सकता है। इसका प्रयोग आभूषण में नहीं किया जा सकता है। इसमें अशुद्धि मिलाकर इसे कठोर बनाते हैं। इसमें अशुद्धि मिलाकर इसे कठोर बनाते हैं। इसे कठोर बनाते हैं। नीचे लिख दीजिए स्टार ला के 1 कैरेट बराबर, 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। नीचे लिख दीजिए 5 कैरेट बराबर 1 ग्राम। 5 से गुना कर दिए, 5 कैरेट बराबर 1 ग्राम। 5 कैरेट बराबर 1 ग्राम। फिर से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। 3 अम्ल का नाम एकदम ध्यान रखो, ज्यादा भी नहीं रटना है। 3 एसिड सभी लड़के को एकदम याद चाहिए। जब बोले H2SO4 तो आपको ध्यान रखना है कि इसको सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधकाम्ल कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। 3 एसिड एकदम रटिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक हो, नाइट्रिक हो, किसी में सोना को डालेंगे तो कुछ नहीं हो। लेकिन 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक में 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का मिला दें तो इसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। जब आपको बोलेंगे अम्लराज तो आपको ध्यान रखना है 3 हिस्सा हाइड्रोक्लोरिक और 1 हिस्सा नाइट्रिक, ये अम्लराज। इसमें सोना घुल सकता है और गांव में सोना साफ करने वाला इसी के प्रयोग से साफ कर देता है। आपको कहेगा सोना साफ कराइए, अम्लराज लिए रहेगा, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक 1 भाग नाइट्रिक।
इसमें सोना घुलनशील है। वो अपना लिया ब्रश, चिमटा से सोना अंदर डुबाया, निकाला और रगड़ा, तो सोना घुलनशील है, उसका ऊपर का लेयर गल के अंदर, बाकी बचा हुआ है तो एकदम चमक रहा है। आप खुश मत होइए कि बहुत चमक रहा है, उसका कुछ पार्ट उसके अंदर चला। तो ये 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल राज में ही सोना घुल सकता है, अकेले किसी में नहीं। तो नीचे लिख दीजिए अस्तार लगा के डैश देके, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रैकेट में HCl, HCl, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब्रैकेट में HCl, और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, ब्रैकेट में HNO3, HNO3 को मिलाने से अम्ल राज का निर्माण होता है। अम्ल राज का निर्माण होता है जिसमें सोना घुलनशील होता है, जिसमें सोना घुलनशील होता है। सोना घुलनशील होता है। चलिए, तो सोना से आपको कोई क्वेश्चन अब देगा तो आपका नंबर नहीं खोना है, एकदम आराम से आपका बन जाएगा। अब नीचे हेडिंग दे दीजिए चांदी के प्रमुख यौगिक। चांदी में मेन उसके यौगिक का काम ज्यादा होता है और उसी पे हम लोग ध्यान दें। चांदी के प्रमुख यौगिक, चांदी के प्रमुख यौगिक, चलिए ध्यान दीजिए। यहां से चांदी के 4 यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है। चांदी को इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर, और सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। इसी प्रकार से हम चलें सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। आपसे पूछा जाएगा किसका कहां प्रयोग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला नंबर है सिल्वर क्लोराइड, फिर हम लोग चलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, इससे आपका एक प्रश्न आराम से बन जाएगा, और खूब ध्यान से हमारे साथ समझिए। जो लड़के का ध्यान आ गया बस आराम से क्वेश्चन क्लियर। आपको अगर कहें सिल्वर क्लोराइड का उपयोग कहां होता है, तो आपको ध्यान रखना है फोटोक्रोमेटिक ग्लास। फोटोक्रोमेटिक चश्मा जो आप देखते हो, फोटोक्रोमेटिक चश्मा में आप देखोगे धूप में जाओगे तो ज्यादा ब्लैक हो जाएगा, छाया में आओगे तो पारदर्शी हो जाएगा। एक ग्लास को फोटोक्रोमेटिक ग्लास कहते हैं। धूप से बचने के लिए चश्मा जो भी होते हैं वो फोटोक्रोमेटिक होते हैं। मतलब हमारे किसी लड़के को गर्मी के दिन में चश्मा खरीदना है, तो आप दुकानदार से पूछो कि फोटोक्रोमेटिक चश्मा दिखाई, अभी नहीं कि तुमको ठग दे कि फोटोक्रोमेटिक है। उसको धूप में थोड़ा देर रख के चेक कीजिए, धूप में रखने से वो चश्मा का जो परत है वो डार्क हो जाएगा, छाया में फिर पारदर्शी ज्यादा हो जाएगा, तो समझना फोटोक्रोमेटिक है। और उसके लिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड अगर रहेगा तो ये पुराने जमाने में रील फोटोग्राफी प्लेट में प्रयोग करते थे। फोटोग्राफी प्लेट का मतलब जिसको रील कहते हैं, जिसमें फोटो खींचे जाते थे, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड के प्रयोग होते थे। सिल्वर आयोडाइड, इसके द्वारा मुख्य रूप से हम लोग कृत्रिम वर्षा करते हैं। इसमें इसके साथ साथ शुष्क वर्ष का भी उपयोग करते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग देखेंगे सिल्वर आयोडाइड मिला देंगे तो कृत्रिम वर्षा इससे संभव होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है सिल्वर नाइट्रेट। दिमाग में आपको बैठा लेना है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग कहां करते हैं। तो वोट देते समय, जो आप इलेक्शन में वोट देते हैं, तो आपके उंगली में जो स्याही लगाया जाता है वो स्याही सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। आप वोट जब दोगे तो एक चिन्ह के लिए स्याही इंक लगाए जाते हैं। आपको पूछा जाएगा कि बताओ वोट देते समय उंगली पे जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो किस चीज के होते हैं, तो सही आंसर सिल्वर नाइट्रेट के होते हैं। तो ये 4 में कोई एक अक्षर आपसे पूछे जाते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे तो ये आपके कंसेप्ट आ जाएंगे। नीचे लिख दीजिए जल्दी से।
नीचे लिखिए चांदी के प्रमुख यौगिक, और चांदी के प्रमुख यौगिक में लिख दीजिए सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। डैश देके लिख दीजिए इसका प्रयोग मुख्यतः, इसका प्रयोग मुख्यतः कृत्रिम वर्षा के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। डैश देते के लिखिए वोट देते समय, वोट देते समय उंगली पर स्याही के निशान के लिए, उंगली पर स्याही के निशान के लिए, उंगली पर स्याही के निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। उंगली पर स्याही के निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। नीचे लिख दीजिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। जैसे के लिख दीजिए धूप चश्मा में, धूप चश्मा में प्रयोग होने वाले, धूप चश्मा में प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले फोटोक्रोमेटिक, फोटोक्रोमेटिक कांच के रूप में, फोटोक्रोमेटिक कांच के रूप में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कांच का प्रयोग करते हैं। नीचे लिख दीजिए सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। डैश के लिख दीजिए फोटोग्राफी प्लेट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी प्लेट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी प्लेट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार हम लोग सुन लें कि याद हो जाए इसको। तो मेन तो याद करना है ना, मेन ध्यान रखना है। कैसे याद करोगे? जब कहेंगे आयो रे तो समझना कि वर्षा आयो रे, और कुछ नहीं। जब परीक्षा में कहेगा कृत्रिम वर्षा तो कहना कि आ जाओ आयो आयो, तो आयोडाइड दिमाग में बस आयो ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। वर्षा तो आयो रे आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा आयोडाइड। वोट देने के लिए उंगली, तो ध्यान रखना उंगली में नाखून काटने के लिए नाई, बस नाई ध्यान रखना तो हो गया। वोट देने में कभी गलती नहीं होगी। आपसे कभी भी पूछा जाएगा वोट देने के लिए उंगली पर निशान, तो कहना वो उंगली, तो नाखून नाई, तो नाई माने नाइट्रेट, ध्यान रखना। और अगला नंबर में ध्यान रखना नाई के बाद है माई, ब्रोमाइड। माई तो प्लेट लेके तैयार हो जाता, माई भोजन बनाएगी तो माई तो प्लेट, और नाई तो उंगली। और अगर तुमको कहे कि आयो रे तो वर्षा, बस। बाकी फोटोक्रोमेटिक तो क्लोराइड, क्रो को लो दिमाग में लगभग सेट रहेगा। क्लोराइड तो क्रोमेटिक, क्लोराइड तो क्रोमेटिक, ये दिमाग में आपका बैठ जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने देखा चांदी के प्रमुख अयस्क की बात। एक दो जो महत्वपूर्ण तथ्य और है उसको हम लोग कर लें, और उसके बाद तब प्रमुख अधातु चलेंगे। तो धातु से जो क्वेश्चन बन रहे थे उसको हमने किया।
दो तीन अधातु देख लोगे, धातु अधातु से कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा, किसी एग्जाम के लिए आप फिट हो जाओगे। नीचे डैश के लिख दीजिए प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। डैश के नीचे लिख दीजिए प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। ये भी काफी महंगा है, इसलिए सफेद सोना प्लेटिनम हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पटाखे छोड़ते हैं तो उसके रंग से भी पूछ देते हैं। पटाखा छोड़ना को आतिशबाजी कहते हैं। नीचे लिख दीजिए आतिशबाजी में प्रयोग होने वाले हरा रंग के लिए आतिशबाजी में प्रयोग होने वाले हरा रंग के लिए बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। आतिशबाजी में प्रयोग होने वाले हरा रंग के लिए बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एक लाल वाला भी एक बार पूछे हुए, उसको भी कर लीजिए। नीचे लिख दें आतिशबाजी में प्रयोग होने वाले लाल रंग के लिए स्ट्रांसियम का प्रयोग करते हैं। लाल रंग के लिए स्ट्रांसियम का प्रयोग करते हैं। स्ट्रांसियम का प्रयोग करते हैं। चलिए तो एक बार हम लोग फिर से सुन लें। प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। आपको इसके पहले याद होगा झूठा सोना किसको कहते हैं। तो आपने देखा था इसमें झूठा सोना तांबा का अयस्क में हम लोग देखे थे, और उसको हम लोग देखे थे झूठा सोना कहते हैं। और ये झूठा सोना में बता दीजिए कौन है, नहीं मिल रहा है तो आयरन पायराइट। तो हम लोग देखे लोहा के प्रमुख अयस्क में आयरन पायराइट थे, जिसको झूठा सोना कहते। प्लेटिनम को हम लोग सफेद सोना कहते। आतिशबाजी में हम लोग हरा रंग के लिए बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग करते, और लाल रंग के लिए स्ट्रांसियम का प्रयोग करते। तो इतनी बातें हम लोग देख लिए, ये धातु के तथ्य हो गए। थोड़ा सा हम लोग चलेंगे प्रमुख अधातु। अधातु में मुख्य रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब 3-4 बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार थोड़े थोड़े इसको सुन लेंगे तो हो जाएगा। नीचे हेडिंग दे दीजिए प्रमुख अधातु। प्रमुख अधातु, प्रमुख अधातु। नीचे हेडिंग दे दीजिए हाइड्रोजन। प्रमुख अधातु हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। चलिए सब लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन पर एक नजर हम लोग सुनते हैं तो आपके बेस आ जाएंगे। हाइड्रोजन से 2-3 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया। हाइड्रोजन का खोज किसने किया ये भी आपसे पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया। दूसरा, हाइड्रोजन को भविष्य का तत्व कहते हैं। ध्यान रखना है, भविष्य का धातु बोलेंगे तो यूरेनियम होगा, लेकिन भविष्य का तत्व बोले या भविष्य का ईंधन बोले, दोनों में हाइड्रोजन होगा। चूंकि हाइड्रोजन का उष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है। आज भी अंतरिक्ष जगत में हमारे जो भी जीएसएलवी जाए, पीएसएलवी जाए, सब में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का ही प्रयोग करते हैं। और जमाना बहुत दूर नहीं है, आने वाला समय में हमारे जो गाड़ी भी व्हीकल चलेंगे, ये हाइड्रोजन गैस से चलने पर बहुत लंबी यात्रा कर सकते हैं। अभी इसका उष्मीय मान ज्यादा है, थोड़ा महंगा है, इसलिए खपत हम लोग इसको थोड़ा अभी कम कर रहे हैं। तो आपको अभी ध्यान रखना है भविष्य के तत्व या भविष्य के ईंधन ये हाइड्रोजन। तीसरी बात आपको सिखाए थे, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1-1, 1-2, 1-3। इस समस्थानिक में आपको सिखा चुके थे। 2 वाले को हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, और 1 वाले सीधे हाइड्रोजन है, तो इससे पानी बना H2O, ड्यूटेरियम से बनेगा D2O। आपसे पूछ देगा D2O का अनुद्रव्यमान क्या होगा। D2O का अनुद्रव्यमान क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है D का मतलब 2 वाला है। तो बताओ 2 × 2 4 और ये 16, तो 16 4 20 आंसर हो जाएगा। अगर तुमको दिया रहता H2O तो 1 × 2 2 और 16, तो आंसर आपको 18 हो जाता। तो ये कभी कभी D2O का अनुद्रव्यमान आपसे पूछा है, आराम से आप इसको बना सकते हो। तो बस हाइड्रोजन में अगला एक सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी हमारे सूर्य हैं, तारा हैं, सभी हाइड्रोजन गैस के ही कवच से बंधे हुए हैं। और इसलिए
यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व है तो वो हाइड्रोजन। इसलिए भविष्य के ईंधन की बात चल रही है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा किस तत्व की उपस्थिति है, तो आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। ब्रह्मांड का मतलब पूरे सिस्टम आपको सोचना। तो नीचे लिख दीजिए फटाफट हाइड्रोजन हेडिंग, नीचे डैश देके। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया। कैवेंडिश ने किया। नीचे डैश देके लिख दीजिए सभी तारा और सूर्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस है। का ईंधन हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस है। नीचे 2-3 स्टार लगा के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का तत्व या भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का तत्व या भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का तत्व या भविष्य का ईंधन कहते हैं। देखिए लिखे हैं ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। लाइन लिखा है पीछे नहीं ना, नीचे डैश देके लिख दीजिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक ना, ठीक है। तो नीचे डैश देके लिख दीजिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस की मात्रा है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस की मात्रा है। हाइड्रोजन गैस की मात्रा है। नीचे डैश देके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक होते हैं। ब्रैकेट में हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 1-2, हाइड्रोजन 1-3। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिए भारी जल का सूत्र। जब कहेगा भारी जल, यही D2O को भारी जल कहते हैं। भारी जल का सूत्र D2O होता है। भारी जल का सूत्र D2O होता है। D2O होता है जिसका अनुद्रव्यमान, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, जिसका अनुद्रव्यमान आपको सिखाए हैं। D का मतलब हाइड्रोजन 1-2, 2 इसका द्रव्यमान है, 2 × 2 + 16 बराबर 20 हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के 2 वाले को ड्यूटेरियम कहते हैं, तो 2 दूना 4 + 16 20 हो जाए। चलिए 20 हम लोग देख लिए AMU एटॉमिक मास यूनिट में भारी जल का द्रव्यमान हो गया। तो चलिए हाइड्रोजन से जो प्रश्न थे ये भारी जल तक बनाते हैं, जो कि आपका क्लियर हो गया। नीचे हेडिंग दे दीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से भी 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों एक बार सुन लोगे तो ऑक्सीजन का क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए चारों क्वेश्चन सब लोग खूब बढ़िया से सुने, ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब ध्यान देते जाइए ठीक से। ऑक्सीजन का खोज किसने किया, पहला ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, प्रिस्टले। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे हुए हैं, भूप्रपटी पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाए जाते, तो वो आंसर ऑक्सीजन है। बात ध्यान रखना, भूप्रपटी पृथ्वी के सतह पर बालू ज्यादा है और बालू का फॉर्मूला SiO2 होता है।
तो ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे सिलिकॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, थर्ड में फिर एल्युमिनियम चलेगा। और एल्युमिनियम धातु है, ये दोनों अधातु है। तो क्वेश्चन पूछेगा भूपर्पटी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु, तो एल्युमिनियम भागेगा। अगर तत्व दे दे, अधातु दे दे, तो आंसर ऑक्सीजन चलेगा। और ये लगभग 46 पॉइंट कुछ लगभग 47% के आसपास होते हैं भूपर्पटी में। अब सोचो कि ये लगभग आधा सटा हुआ है। बाकी आप जानते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21%, तो हवा में तो बहुत ज्यादा नहीं है, नाइट्रोजन 78% है। लेकिन भूपर्पटी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। दिमाग में एकदम सेट रखना, भूपर्पटी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला नंबर हम लोग एक और देख लें। ऑक्सीजन के 3 परमाणु जब मिलते हैं तो इसको ओजोन कहते हैं। और आप पिछले क्लास में पढ़े हो या आगे पढ़ोगे, ऊपर में क्षोभ मंडल के बाद एक मंडल है जिसको समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल में मुख्य रूप से ओजोन एक परत है। ओजोन कोई मंडल नहीं है, एक परत है जो समताप मंडल में पाए जाते हैं। और यह सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो पूछा जाएगा कि ओजोन किससे रोकता है, तो पराबैंगनी किरण से हम लोग को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बस इतना क्वेश्चन से ऑक्सीजन भी आप निश्चिंत हो गए। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया। भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, लगभग 46 पॉइंट समथिंग 47%। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो इसको ओजोन कहते हैं। और ओजोन परत हमारे समताप मंडल में पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जल्दी से इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे। तो ऑक्सीजन भी कंप्लीट, फिर एक नाइट्रोजन देख लोगे, लगभग कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए ऑक्सीजन डैश। देखिए ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया। प्रिस्टले ने किया। नीचे डबल स्टार लगा के लिख दीजिए भूपर्पटी पर, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ब्रैकेट में 46.6%, 46.6%। नीचे लिख दीजिए वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, 21% है। नीचे डैश करके लिख दीजिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर, 3 परमाणु मिलकर ओजोन ब्रैकेट में O3, ओजोन ब्रैकेट में O3 गैस का निर्माण करते हैं। O3 गैस का निर्माण करते हैं। नीचे डैश देखिए समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ओजोन परत स्थित है जो सूर्य से आने वाले, जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है।
हानिकारक पराबैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन। एक और लिख दीजिए और तब हम लोग इसको कंप्लीट कर ले। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेन यही सब रेंज से क्वेश्चन आते हैं जनरल कंपटीशन के लिए। आपको इस रेंज में धातु अधातु पढ़ना पड़ेगा और तब आपका धातु अधातु से अब क्वेश्चन बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। जरा ध्यान दिया जाए सबको बढ़िया से। आप जानते हो वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है, 78%। और ये भारी गैस है, इसीलिए ये सभी परसेंटेज हमारे क्षोभ मंडल में ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले मंडल को क्षोभ मंडल का, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे क्षोभ मंडल में और वायुमंडल में 78% हम लोग का नाइट्रोजन पाया जाता है। पेड़ पौधों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत आवश्यक है, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते, इसीलिए नाइट्रोजन को मुख्य रूप से नाइट्रेट या इसी से हम लोग बनाते हैं यूरिया, इसके रूप में हम लोग उसको प्रदान करते हैं। हम लोग यूरिया जो खेतों में प्रयोग करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है नाइट्रोजन की प्रतिकरण। और इससे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं। नाइट्रोजन का एक प्रमुख यौगिक है जिसका नाम है अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक है और इस अमोनिया को हम लोग हैबर विधि से बनाते हैं। कई बार विधि भी आपसे पूछा जाता है, अमोनिया को किस विधि से बनाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैबर विधि। इसका मुख्य प्रयोग प्रशीतक के रूप में, ठंडा करने के रूप में हम लोग फ्रिज में भी करते हैं। ऐसे फ्रिज में फ्रीओन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ठंडा करने में कौन गैस, तो फ्रीओन या अमोनिया का भी प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन जल्दी रिएक्शन नहीं करता, ये अति उच्च ताप पर अभिक्रियाशील होता है, कम ताप पर ये अक्रिय है, इसीलिए हम लोग बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरते हैं। बल्ब के अंदर भी नाइट्रोजन गैस भरते हैं। सस्ता वाला जो बल्ब देखते हो सब नाइट्रोजन गैस वाला, उसमें हीलियम नियन भरोगे तो बहुत कीमत हो जाए। तो चूंकि ये अति उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस हम लोग भर लेते हैं। तो ये सभी हम लोग देखे, इसके पूरे नाइट्रोजन से संबंधित जो प्रश्न बन रहे थे उसको हम लोग सुने। तो जल्दी जल्दी लिख दीजिए फटाफट। नाइट्रोजन डैश करके लिख दीजिए। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। नीचे डैश देके लिखिए, नाइट्रोजन भारी गैस है। नाइट्रोजन भारी गैस है। नाइट्रोजन भारी गैस है, हाइड्रोजन हल्का गैस हो गया। हाइड्रोजन 1 गुना 2 2 हुआ, 14 दूनी 28 भाग गया, तो हाइड्रोजन भारी गैस है। इसकी मात्रा मुख्यतः क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है। क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए। नाइट्रेट और यूरिया के रूप में, नाइट्रेट और यूरिया के रूप में, नाइट्रेट और यूरिया के रूप में पेड़ पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नीचे लिख दीजिए, नाइट्रोजन गैस निम्न ताप पर अक्रिय होता है। नाइट्रोजन गैस निम्न ताप पर अक्रिय होता है। निम्न ताप पर अक्रिय होता है, जिसके कारण बल्ब में भी इसका प्रयोग करते हैं। बल्ब में भी इसका प्रयोग करते हैं। नीचे डैश देखिए, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक अमोनिया, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक अमोनिया, ब्रैकेट में NH3 है। अमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3। अमोनिया NH3 है।
जिसे हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है। यहां हैबर विधि को अंडरलाइन कर लेंगे, जिसे हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है। जिसे हैबर विधि से प्राप्त किया जाता है। नीचे डैश देके लिख दीजिए, अमोनिया का प्रयोग, अमोनिया का प्रयोग फ्रिज में प्रशीतक के रूप में करते हैं। अमोनिया का प्रयोग फ्रिज में प्रशीतक के रूप में करते हैं। फ्रिज में प्रशीतक के रूप में करते हैं। इसके लिए फ्रीऑन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फ्रीऑन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रीऑन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। फ्रीऑन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आपके पूरे धातु और अधातु। आज हम लोग एक बड़ा सा लेसन पूरे कंप्लीट कर लिए, मेटल एंड नॉन मेटल, काम खत्म हो गया।